आज का दिन बड़ा खास रहा क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम अदालत में 3 महिला जजों ने आधिकारिक तौर पर एंट्री ली। यानी आज 31 अगस्त को 9 नए जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में महिला जजों की संख्या 4 हो गई है। और अगर इतिहास को देखें तो इन 3 महिला जजों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिलाएं जज के तौर पर नियुक्त हुई हैं। उम्मीद है आगे और ज्यादा चांसेस भी हैं कि इन 3 महिलाओं में से एक महिला जज आगे चलकर भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनेगी। कौन है वो जज जो सीजेआई बन सकती हैं? क्यों भारत में महिला जजों की संख्या पुरुषों के मुकाबले इतनी कम है? सब पर बात होगी आज की बड़ी खबर में। इसके साथ ही ठाणे में हुए उस केस के बारे में भी बताएंगे जहां एक महिला अधिकारी के हाथ की उंगलियां काट दी गई। साथ ही चेन्नई से सामने आए एक दर्दनाक रेप केस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जहां पुलिस को एक दुकानदार के फोन पर 50 यौन शोषण के वीडियो मिले। सब पर बात होगी एक एक करके, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली खबर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। पहली बड़ी खबर में बात करते हैं महिला जजों के बारे में। जिन 3 महिला जजों ने आज शपथ ली है उनके नाम हैं जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस बीवी नागरत्न। अगर सब ठीक रहा यानी चीफ जस्टिस के लिए नियुक्तियां सीनियरिटी के बेसिस पर ही होती रहीं तो सितंबर 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्न सीजेआई बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महिला सीजेआई को लेकर जो हमारे देश में कहें कि सूखा पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जस्टिस नागरत्न केवल 36 दिनों के लिए ही इस पद पर काबिज रह पाएंगी, फिर भी ये हमारे लिए जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब आपको बताते हैं कि ये तीनों महिला जजों का सफर कैसा रहा। सबसे पहले बात होगी जस्टिस हिमा कोहली पर। शपथ लेने के पहले तक जस्टिस हिमा तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। जस्टिस हिमा को महिला अधिकारों की रक्षा करने के अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। कोविड-19 के दौरान उन्होंने तेलंगाना के बाहर रहने वाले लोगों के हक की बात कही थी। दरअसल कोरोना के पीक के दौरान कई राज्यों ने दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया था। इसी तरह के एक मुद्दे पर जस्टिस हिमा ने कहा था, ये संविधान का उल्लंघन है। आप लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर रहे हैं। आप लोगों को बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के एंट्री नहीं दे रहे हैं। आपको ये करने की परमिशन किसने दी? अगर जस्टिस हिमा के करियर पर बात करें तो साल 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुई थी। अगले ही साल उन्हें परमानेंट कर दिया गया था। इसी साल वो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में वो 2 सितंबर 2024 तक जज रहेंगी। अब बात जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेने से पहले तक जस्टिस बेला गुजरात हाई कोर्ट की जज थी। 17 फरवरी 2011 में वो गुजरात हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुई थी। जून 2011 में उनका ट्रांसफर एडिशनल जज के तौर पर ही राजस्थान हाई कोर्ट में कर दिया गया था। फरवरी 2016 में दोबारा उनका ट्रांसफर गुजरात हाई कोर्ट में हुआ। साल 2003 से लेकर 2006 के बीच जस्टिस बेला ने गुजरात सरकार की लॉ सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था। जस्टिस बेला कोविड-19 के पीक के दौरान उस वक्त खबरों में आई थी जब उन्होंने गुजरात सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस बेला ने कहा था कि डेमोक्रेसी को प्राइम कारण बताकर सरकार कोविड सिचुएशन से निपटने की अपनी ड्यूटी से दूरी नहीं बना सकती। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जस्टिस बीवी नागरत्न के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के पहले तक कर्नाटक हाई कोर्ट में ये जज थी। 6 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहे ES वेंकटरमैया की बेटी है। जस्टिस नागरत्न ने साल 1987 में एक वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वो तब बेंगलुरु में प्रैक्टिस करती थी। कर्नाटक जुडिशरी की वेबसाइट के मुताबिक एक वकील के तौर पर जस्टिस नागरत्न ने संवैधानिक, कमर्शियल, प्रशासनिक, फैमिली, जमीन, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से संबंधित कानूनों में प्रैक्टिस की है। 18 फरवरी 2008 को जस्टिस बीवी नागरत्न की नियुक्ति कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई। शुरुआत में उन्हें एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति मिली। 2 साल बाद यानी 17 फरवरी 2010 को उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया था। जस्टिस नागरत्न अपनी कड़ी टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी हाल की एक कोर्ट हियरिंग में जस्टिस नागरत्न ने कहा था, भारत का पितृसत्तात्मक समाज ये नहीं जानता है कि एक सशक्त महिला के साथ कैसे व्यवहार करें। वहीं इसी साल जुलाई में एक और सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्न और जस्टिस H संजीव कुमार ने ऑब्जर्व किया था, अवैध माता पिता हो सकते हैं लेकिन बच्चा कभी भी अवैध नहीं हो सकता।
जस्टिस नागरत्ना साल 2009 में उस वक्त खबरों में आई थी जब हाईकोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कुछ वकील उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शनकारी वकीलों ने जस्टिस नागरत्ना और उनके 2 साथी जजों को एक कोर्टरूम में बंद कर दिया था। काफी देर बाद उन्हें बाहर निकलने दिया गया था। बीते शुक्रवार यानी 27 अगस्त को जस्टिस नागरत्ना का कर्नाटक हाईकोर्ट में आखिरी दिन था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ स्पीच देते वक्त वो काफी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कानून की फील्ड से जुड़ी औरतों को खास संदेश भी दिया था। कहा था, मैं चाहती हूं कि महिला वकील मेरी बुक से ये नोट लें कि सही अफसरों तक पहुंचने के साथ आप में से हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि खुद पर भरोसा रखें और इन अफसरों को खोजें। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ें और समाज को वापस भी दें। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने यह भी बताया कि बरसों पहले उन्होंने दिल्ली में उनके पिता को मिला सरकारी अकोमोडेशन छोड़कर कर्नाटक बाल काउंसिल में शामिल होने का जो फैसला किया था वो अब उन्हें सही महसूस हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस वेंकटरमैया की बेटी होना आसान नहीं था, क्योंकि जिंदगी के हर कदम पर उनके काम को जज किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने अपने पति BN गोपालकृष्ण और ससुराल वालों को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे एक परिवार होता है। जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हमें आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी अभी तक भारत को कोई महिला चीफ जस्टिस क्यों नहीं मिली है, और क्यों आज भी महिला जजों की संख्या पुरुषों के मुकाबले इतनी कम है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली वजह है सामाजिक पूर्वाग्रह, सोशल बायस। क्या एक महिला मेरा मुकदमा लड़ सकती है? यह पूर्वाग्रह समाज में आज भी है। मुवक्किलों को लगता है कि पुरुष वकील ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं और उनकी कोर्ट में ज़्यादा चलती है, इसलिए वे पुरुष वकीलों पे अपना केस लड़ने के लिए भरोसा करते हैं। यही वजह है कि महिला वकीलों के पास अवसरों की कमी है। इससे महिला वकीलों को अपना परफॉर्मेंस, अपना कोर्ट क्राफ्ट बेहतर करने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें नए अवसर नहीं मिलते हैं। ये एक विशिष्ट सर्कल है। महिलाओं की प्रैक्टिस उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाती है कि उन्हें हाईकोर्ट का जज बनने के लिए उपयुक्त समझा जाए। जज बनाने के लिए महिला वकीलों की मेंटरिंग नहीं की जाती है। हाईकोर्ट्स में महिला जजों की कम संख्या और बड़ी उम्र में उनकी नियुक्ति होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए बहुत महिला जज उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरी वजह यह है कि महिला वकीलों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। यह लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही एक स्वरूप है। महिला वकील पूर्ण रूप से सक्षम होने के बावजूद लीडरशिप पोजीशंस पे कम ही पहुंच पाती हैं। कुछ रिटायर्ड जजों ने इंस्टीट्यूशनल बायस की भी बात की है। निचली अदालतों में महिला जजों की संख्या बेहतर है, क्योंकि वहां पे नियुक्तियां परीक्षा आधारित होती हैं। पूरे देश में निचली अदालतों में महिला जजों की संख्या 25 से 30% है। यह संख्या पूरे देश की हाईकोर्ट्स में गिरकर केवल 11% है। कई सालों की कंडीशनिंग की वजह से पुरुष वकीलों को लगता है कि पब्लिक ऑफिसेस और पब्लिक डिस्कोर्स पर उनका ही अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी जस्टिस फातिमा बीवी। साल 1989 में ये अपॉइंट हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के वजूद में आने के पूरे 39 साल बाद। स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने बंद दरवाजा खोल दिया है। साल 2016 में द वीक को दिए इंटरव्यू में जस्टिस फातिमा ने कहा था कि आज बार और बेंच दोनों ही जगहों पर औरतें हैं, लेकिन उनकी संख्या और पार्टिसिपेशन पुरुषों के मुकाबले कम है। इसके कई कारण हैं। इस फील्ड में औरतों ने लेट एंट्री की, इसलिए जुडिशरी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन में अभी वक्त लगेगा। जब जस्टिस फातिमा से पूछा गया कि क्या इंडियन जुडिशरी पेट्रियार्कल है, यानी पुरुष सेंट्रिक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। द वायर की रिपोर्ट की माने तो देश के 25 हाई कोर्ट्स के 1079 जजों में केवल 82 महिला जज हैं। कुछ समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी महिला वकीलों ने एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश के हायर जुडिशरी में केवल 10% औरतें हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी पहली महिला जज मिले 30 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन महिला चीफ जस्टिस के लिए अब भी इंतजार लंबा है। उम्मीद करते हैं कि ये इंतजार 2027 में फाइनली खत्म होगा। ये थी पहली बड़ी खबर। अब बताते हैं आज की दूसरी खबर।
महाराष्ट्र का ठाणे, यहां 30 अगस्त के दिन एक महिला अधिकारी के ऊपर सरेआम चाकू से हमला हुआ, जिसके चलते उनके हाथ की 2 उंगलियां कट गई। जिस अधिकारी पर हमला हुआ उनका नाम कल्पिता पिंपले है, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर यानी एएमसी हैं, यानी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीएमसी के अधिकारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ठाणे के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। 30 अगस्त को टीएमसी की इस टीम अभियान के तहत घोड़बंदर रोड पहुंची। कल्पिता पिंपले इसे लीड कर रही थी। उन्होंने और उनकी टीम ने वहां दुकान लगा रहे फेरी वालों को हटाना शुरू किया। इसी दौरान अमरजीत यादव नाम के एक सब्जी वाले की दुकान भी हटाने की कोशिश की गई। तभी अमरजीत ने इसका विरोध किया। महिला अधिकारी ने इस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गई। तभी अमरजीत धारदार चाकू के साथ उनके पीछे आया और उन पर हमला करने की कोशिश की। कल्पिता ने अपने हाथों को सामने लाकर खुद को बचाना चाहा और इस दौरान चाकू से उनके हाथ की 2 उंगलियां कट गई। साथ ही उनके सिर और हाथ पर चोट भी लगी। पुलिस ने बताया कि हमला देख कल्पिता के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ की भी 1 उंगली कट गई। सिक्योरिटी गार्ड को टीएमसी ने हायर किया था, नाम सोमनाथ है। इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए 2 पुरुष पुलिसकर्मी और 3 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। लेकिन सीनियर्स की माने तो यह हमला इतनी जल्दी हुआ कि उनके पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। आसपास मौजूद लोगों ने सारा मंजर मोबाइल में कैद किया। खैर, कल्पिता और उनके सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने के बाद अमरजीत ने धमकी दी कि अगर कोई उसके पास आएगा तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरजीत ने वहां मौजूद पुलिस वालों से कहा था, मेरे करीब मत आना, केवल इतना बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जहां ले चलो मैं जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है तो तुम मुझे फांसी पर भी चढ़ा देना, मैं अपना गला काट दूंगा। ये वाकई दर्दनाक है, मेरा अधिकार है इस धरती पर रहने का। मैं गरीब आदमी हूं, क्या मैं केवल इस धरती पर शांति के साथ काम नहीं कर सकता और जी नहीं सकता? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, मैं जानता हूं। खैर, पुलिस ने किसी तरह अमरजीत पर काबू पाया और उसे अपने साथ थाने लेकर गई। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि अमरजीत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो ठाणे में कई बरसों से सब्जी बेच रहा है। उसने पुलिस को बताया कि वो इस बात से गुस्सा था कि उसकी दुकान बर्बाद कर दी गई थी। कासार व डबली पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर किरण खैरनार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं अगर कल्पिता और सोमनाथ की बात करें तो देर रात तक जुपिटर अस्पताल में डॉक्टर्स उनकी कटी हुई उंगलियां जोड़ने की कोशिश करते रहे। दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। टीएमसी के एडिशनल कमिश्नर संजय हिरवड़े का कहना है कि ठाणे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन इस हमले से डरा नहीं है और वो आगे भी अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब हम चलते हैं आज की तीसरी खबर पर, जो आई है तमिलनाडु के चेन्नई से। बीते शनिवार यानी 28 अगस्त को चेन्नई पुलिस ने पेरुमल नाम के एक 48 बरस के दुकानदार को गिरफ्तार किया था। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि पेरुमल बैन हुआ गुटखा बेच रहा है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड मारी और दुकान से गुटकों से भरा एक बड़ा पैकेट जब्त किया। साथ ही पेरुमल का मोबाइल फोन भी सीज किया। फोन चेक करने पर गैलरी में पुलिस को चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला। चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े करीब 50 वीडियो मिले, जिनमें एक आदमी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करता दिख रहा था। पहले पुलिस को लगा कि ये वीडियो पेरुमल ने कहीं से डाउनलोड किए होंगे, लेकिन ठीक से चेक करने पर पता चला कि वीडियो में दिख रहा आदमी पेरुमल खुद ही था। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी पेरुमल के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एक्सेप्ट किया कि पिछले 6 महीनों से वो नाबालिग बच्चियों का रेप कर रहा था। पुलिस ने बताया कि 2 महिलाओं ने भी इस काम में उसका साथ दिया था। दोनों महिलाएं आपस में बहनें थीं। उन्होंने पेरुमल को परमिशन दी कि वो उनकी 2 छोटी बेटियों का भी यौन शोषण कर सकता है। इन दोनों में से एक महिला का पेरुमल से रिलेशनशिप भी था और इसी महिला ने बाद में अपनी बहन को इस आदमी से मिलवाया था। पूछताछ में आरोपी आदमी ने पुलिस को बताया कि दोनों औरतों की बच्चियों के रेप के बदले वो उन्हें अपनी दुकान से राशन का सामान देता था। इन 2 बच्चियों के अलावा उसने 3 अन्य बच्चियों का भी यौन शोषण कर वीडियो बनाया था। ये 3 बच्चियां पहले से शिकार हो रही दोनों बच्चियों की दोस्त थीं, जो उनके घर खेलने आया करती थी। डिप्टी कमिश्नर कार्तिकेयन का कहना है, ये 3 बच्चियां इतनी छोटी थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है वो अपने पेरेंट्स को कन्वे भी नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। 3 बच्चियों के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि जब भी किसी काम से वो बाहर जाते थे, दोनों आरोपी औरतें उनके बच्चों का ख्याल रखती थी। कार्तिकेयन का कहना है कि अगर पुलिस पेरुमल का फोन चेक नहीं करती तो कभी इस क्राइम का पता ही नहीं चलता। खैर, पेरुमल और दोनों महिलाएं इस वक्त जेल में हैं। ये था आज का ऑर्डिनरी शो।
आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। शुक्रिया।